60 FPS कर देना। यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे सीटेट का पेपर आता कैसा है। अभी जो 3 महीने पहले फरवरी में पेपर हुआ है तो वो कैसा आया, एनालिसिस करेंगे प्रॉपर, क्योंकि सिलेबस सेम है। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है सीटेट की तैयारी में। अगर आप चैप्टर्स के बाद कोई चीज़ है या सिर्फ प्रीवियस ईयर भी आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मतलब प्रीवियस ईयर का ऑप्शन नहीं है कोई। हम ये नहीं कह सकते इसकी जगह नहीं ले सकता कोई भी। चाहे आप कितना भी पढ़ लें, आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हों, कुछ भी कर लिया हो, फिर भी आपको प्रीवियस ईयर करने हैं। प्रीवियस ईयर कांट बी रिप्लेस्ड विद एनीथिंग। कोई भी आप प्रैक्टिस पेपर उठा लीजिए, अपनी मर्जी के बनाए हुए क्वेश्चंस उठा लीजिए इंटरनेट से, वो सब एक तरफ, प्रीवियस ईयर की महत्ता एक तरफ। अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत शोर हम लोग भी बात करते हैं कि भाई कॉन्सेप्चुअल हुआ है पेपर, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, बट आप देखेंगे अगर आपने ठीक से सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप पेपर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इतना कुछ मुश्किल आपको नहीं होगी। एनीवे, जो लोग नए जुड़ रहे हैं कि नहीं अभी कहाँ से सिलेबस कर लिया, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं तैयारी, आप डराओ मत, है ना। डराने वाली तो यहाँ बात ही नहीं होती है। आपको डेली 9 बजे ये सेशन होगा, मंडे टू फ्राइडे, पूरी कोशिश है मेरी। उस दौरान आपको बस एक्टिव रहना है और पढ़ते जाना है जो जो हम काम करने वाले हैं। बैच में अगर आप हैं तो कुछ और नहीं सोचना है। अच्छा, बैच से याद आया, उसकी फीस जो है बैच की वो रिवाइज कर दी है टीम को बोल करके। आप लोग बोल रहे थे कई दिनों से, मैं देख भी रही थी कमेंट्स में, तो मैंने आपको कहा था मैनेजमेंट देखता है और हम एक बेसिक फी रखते हैं, शुरू से ही कम फीस रखते हैं। बट उसमें आप लोगों के कॉमेंट्स आए तो अगले 25 तारीख तक, मैंने स्पेशली टीम से बात की है इस चीज़ के लिए, और अगले 25 तारीख तक जो फी है वो एकदम डिस्काउंटेड है। ये 24 मई तक, 24 मई शाम 7 बजे तक, वो 18 तारीख तक थी। तो क्योंकि कई सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले पर्सनली लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में, तो ये फीस को कम करा दिया गया है। जो 999 आप लोग बोल रहे थे वो करा दिया है सिंगल बैच के लिए, और दोनों कॉम्बो के लिए 1200। तो ये बेसिक बात है। ये एक ही बार में फीस सबमिट करनी है आपको। 3 महीने 4 महीने, जब तक आपका 6 सितंबर का पेपर होगा तब तक की वैलिडिटी है। सारी टीम पढ़ाएगी, सारी प्रीवियस ईयर सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो चुपचाप से रात को 9 बजे यहाँ भी जुड़ जाना है। बैच में है तब भी यहाँ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है डेली का, आपको आंसर्स के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो यूट्यूब वाले पीडीएफ्स हैं, बैचेस में जो भी है वो सब आपको ई बुक से लेके, प्रीवियस ईयर से लेके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेके, वो सब बैच में मिलेगा। करियर विल ऐप डाउनलोड करनी है और वहां जुड़ जाना है। फीस का मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है वो लोग चिंता ना करें, उनका अपने आप रिफंड आ जाएगा। वो जो भी 200-300 रुपए का गैप बन रहा होगा, वो भी बात टीम से हो गई है। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करें और क्वालिटी काम करेंगे, बढ़िया एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। बस आपको बैठना है रोज टाइम से, बाकी हम देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पोल आपके सामने आ चुका है, इसको एनालाइज करेंगे प्रॉपर, समझेंगे कि कहानी है क्या, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की ने क्या कहा है। एक आध क्वेश्चन में ऐसा है जहां ऑफिशियल आंसर की कुछ और कह रही है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्ट्स कुछ और कह रहे हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग। चलिए समझते हैं क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब ये सेशंस हो रहे होंगे तो आपको एक अप्रोच डेवलप होगी आपकी कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, पेडागोजिकल लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, बाइलिंगुअल चलेंगे जैसे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन यानी कथन और कारण। 8 सवाल हैं इस पेपर में, जो आपका ये एग्जाम है अभी हुआ है फरवरी वाला। 8 फरवरी का पेपर 2 है। ये पेपर 1 वालों के लिए भी इतना ही हेल्पफुल है क्योंकि सेम ही है सिलेबस, तो कोई भी चिंता इसमें करनी नहीं है। इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है, यानी शारीरिक विकास में देरी है, डिलेड है, जिस उम्र में चलना शुरू करना था उस उम्र में ना होकर के, मान लो 1 साल में, 1.5 साल में नॉर्मल बच्चा चल रहा था, एवरेज बच्चा, ये बच्चा है जिसको 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, या फिर बाकी बच्चे इसकी उम्र के एक शब्द बोलने लग गए 1 साल में, ये बच्चा है इसको 2 साल हो गए अभी एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, तो इसका मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड है या फिजिकल डेवलपमेंट डिलेड है अगर शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है तो। ठीक, तो यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि विकास के जो 4 मुख्य प्रकार हैं, PCSE, पीसीएस वो वाला पीसीएस नहीं है जिससे नौकरी मिलती है, ये पीसीएस है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये सब इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात सही है, पहला चैप्टर है ये बेसिक। रीजन क्या है इसका, ये बात तो एकदम करेक्ट हो गई कि यदि फिजिकल डेवलपमेंट में डिले है तो ये शरीर, क्योंकि अगर ठीक से विकसित नहीं होगा तो दिमाग पे भी असर आएगा, समाज में भी असर आएगा कि लोगों के साथ उठना बैठना, वो उतना कॉन्फिडेंस में भी बच्चा फील ना करे, इमोशनली
हो सकता है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएं। हाइट तक पे इतना मजाक उड़ता है, ये तो डिले की बात है ना, कि 4 दोस्त हैं ग्रुप में तो जिसकी सबसे कम हाइट है तो उस पर मजाक उड़ा देंगे या चलता रहेगा, ये सब होती हैं चीजें, है ना। तो अगर हम देखें तो कई बार आप उसको मजाक में ले जाते हैं, कई लोग नहीं ले पाते हैं, तो वो अंदर अंदर आहत होते रहते हैं। तो अगर हम देखें, इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। जब शारीरिक विकास डिले हो रहा है तो इसकी वजह से सामाजिक और सांवेगिक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आइडियली तो कोशिश हमें करनी है कि कम से कम अफेक्ट हो चीजें नेगेटिवली, मजाक ना उड़े बच्चे का, ऐसा माहौल हो स्कूल में, बट अगर है तो इंपैक्ट होगा और उसको कैसे डील करना है उस पर आएंगे। रीजन क्या दिया है इसका? देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है, डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है और कॉन्टिन्यूअस है, एक दूसरे को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसको चेक कैसे करते हैं? 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या ए सही है? यस, ए सही है। एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। रीजन क्या है? देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, विकासात्मक सततता है, यानी एक स्टेज या एक प्रकार दूसरे प्रकार को प्रभावित करेगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी है, इंटर रिलेटेडनेस साथ में चलेगी। तो रीजन भी सही है। और रीजन क्या इसके बारे में बात कर रहा है? यस, बिल्कुल। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। इसको अगर हम इमेज के माध्यम से समझना चाहें, इसमें हम ये नहीं कह सकते ना दोनों सही है ये सही नहीं है या एक सही है, तो वो तो ऑप्शन ही हट गया। पहले आपको देखना है ए सही है कि नहीं है, फिर आर सही है कि नहीं है, फिर आर ए के लिए सही है कि नहीं है, यानी अंजलि सही है कि नहीं, राहुल सही है कि नहीं, फिर राहुल अंजलि के लिए सही है कि नहीं, एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। ये रीजन इस अजर्शन के लिए सही है या नहीं, कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है ऐसे इसमें क्वेश्चन में। वो वाली कंपैटिबिलिटी नहीं है कि 36 गुण मिला लो या जितने भी होते होंगे, मुझे पता भी नहीं। एनीवे, ये देख लो, इसको इमेज के माध्यम से अगर हम समझें तो फिजिकल डेवलपमेंट मान लो बच्चे का डिलेड है, वो उतनी तेज या उस हिसाब से अभी उसकी हाइट या टांगों में जान उस तरह की नहीं है जितनी बाकी उसकी उम्र के बच्चों में है, ये थोड़ा सा स्लो है फिजिकली, मान लेते हैं। इससे क्या होगा? उसका सोशल डेवलपमेंट प्रभावित होगा। बाकी बच्चे जब खेल रहे होंगे ये उस क्षमता में नहीं खेल पाएगा, तो ये घुल मिल नहीं पाएगा उसकी वजह से, ऐसा पॉसिबल है। तो ये बच्चों के साथ घुलना मिलना कम कर देगा, खेलना कम कर देगा, तो कम दोस्त बनेंगे या अकेलापन होगा, तो इससे क्या होगा? इमोशनली डिस्टर्ब होगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, तो अफेक्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट। फील्स सैड, लैक्स कॉन्फिडेंस एंड हैज लो सेल्फ एस्टीम। हमेशा ऐसा होगा ही होगा ये नहीं कह सकते, है ना, लेकिन ये प्रभावित करेंगी चीजें एक दूसरे को। कि डिफिकल्टी इन फिजिकल स्किल्स कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, अपनी उम्र के बच्चों से जो शारीरिक विकास है वो थोड़ा धीमे है, जिसकी वजह से घुल मिल नहीं पा रहा, साथ में कॉम्पिटेटिवली खेल नहीं पा रहा, इसको अपनी टीम में नहीं लेते लोग। अब उससे क्या होगा? ये अकेलापन महसूस करेगा, अपने आप में कमी महसूस करेगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट में दिक्कत से सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट हुआ, सोशल से इमोशनल अफेक्ट हुआ, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। एक बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। एक स्टेज दूसरी को प्रभावित करती है, मतलब कॉन्टिन्यूटी वाले लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि स्टेजेस में चल रही हैं चीजें, कॉन्टिन्यूस है, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को उठाएंगे। ये क्या कहता है? जीन प्याजे का सवाल है। पेपर कंपैरेटिवली इजी ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसा कुछ है कि जो है सॉल्व नहीं होगा हमसे या बड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं बस, और कई क्वेश्चंस तो इतने आसान है जो शायद इससे पहले वाला पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो वो आपको मुश्किल लगे इसके सामने। ठीक है ना, चलिए खैर समझते हैं कहानी, और आप जवाब देंगे फटाक से देख करके क्वेश्चन को, है कि नहीं। ये लीजिए, अभी आप पास से देख पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 4th क्वेश्चन आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या है। 42% लोग कह रहे हैं कि 4th ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। भाई हमें पता है कि जो विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं उनको भी 3 में ही समाहित करती है एनसीईआरटी, एस और ई एक साथ ही आ जाते हैं। तो फिजिकल, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव को मेंटल डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं हम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसी की स्टेजेस प्याजे ने दी हैं और वाइगोत्स्की ने भी इस पे ही थियोरी दी है। तो शारीरिक विकास जिससे ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स यानी गत्यात्मक विकास जुड़ा हुआ है फिजिकल से। कॉग्निटिव से आपकी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निटिव में आते हैं। सोशल डेवलपमेंट यानी बच्चे का घुलना मिलना समाज में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में प्याजे क्या कह रहे हैं।
यानी कवि क्या कहना चाहता है, तो प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से हम याद कराते हैं शॉर्ट में। अगर पहले दिन बहुत कुछ समझ में ना आए या लगे जो पहली बारी तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हम कूद गए हैं, ये एनालिसिस के लिए जरूरी है कि हमें पता रहे कि पेपर आया कैसे है और उसको हम समझ पाएं। बाकी तो धीरे धीरे फिर अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे ही क्वेश्चंस को डिस्कस, और बैच में आप तो चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा ही। मैं थोड़े से कमेंट्स देख लेती हूँ, इतने आप जवाब दो इसका। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। हाँ देखते हैं, देखिएगा प्याजे के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन, अगर आपने पढ़ के समझ लिया आधा काम आपका वहीं खत्म हो गया पेडागोजी में। इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज टू द एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो जानकारी के मौजूदा भंडार में, जिसको स्कीमा कहते हैं, नए तथ्यों और विचारों को का सरल जोड़ है। जस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ लेना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है? नहीं, ये अधूरी बात होगी, ये एसिमिलेशन है। आत्मसातीकरण की डेफिनेशन पूछता तो हम ये कह देते कि ये एसिमिलेशन है। सेकेंड ऑप्शन है इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटीज। भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा का विकास होता है। प्याजे तो उल्टा बोलते हैं, वो तो नहीं कह रहे कि लैंग्वेज का उतना बड़ा रोल है, वो तो कह रहे हैं कॉग्निशन डेवलप होगा तो लैंग्वेज भी डेवलप होगी, है ना। वो तो थॉट से लैंग्वेज की तरफ जाने की बात करते हैं कि विचार पहले आता है भाषा बाद में। ये सब बातें धीरे धीरे आप समझेंगे, अभी हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे इन 30 सवालों का जो आए इस बार। इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल्स। इसकी बात तो वाइगॉत्स्की करते हैं, प्याजे थोड़ी करते हैं, तो ये तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन। बचा ही एक ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद। इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा। यानी जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्ति के स्कीमा को एनवायरमेंट के अनुसार अडेप्ट करना, कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो भाई पेट्रोल कम यूज करोगे, या फिर कोई भी ऐसी समस्या है, आप कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो वो क्या मतलब है, ये अडेप्टेशन है। आपका जो दिमाग का विकास है वो आप अडेप्ट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के साथ, अपने स्कीमा को। स्कीमा क्या है? आपकी मेंटल इमेजेस हैं, आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ना। आपका, हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, कि भाई ये पढ़ाई के बारे में एक स्कीमा है, ये दोस्तों के बारे में है, ये प्रेम के बारे में मैं सोचता हूं, मतलब ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके दिमाग के। तो इसकी ये जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग का जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा। एनवायरमेंट के प्रति आपका अडेप्टेशन स्कीमा को चेंज करके, कि पहले जो सिचुएशन थी, ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो पास्ट में ही जीते हैं, 10 साल पहले ऐसा था, 15 साल पहले ऐसा था, जबकि दुनिया बदल गई। तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा? जो भी एनवायरमेंट में है उसके साथ आप कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं स्कीमा को। बात सही है? तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। बात सही है? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पियाजेस अडेप्टेशन प्रोसेस, इस अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों आ जाते हैं, है ना। कि कैसे अडेप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, और इस अनुकूलन में आत्मसातीकरण और यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों आते हैं। एसिमिलेशन को आत्मसात करना कहते हैं, यानी कोई जानकारी आपने अपने स्कीमा में, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, अपनी मानसिक संरचना में, जो भी आपके दिमाग में फीडेड है इंफॉर्मेशन, उसमें आपने ऐड की। कि कोई कार देखी आपने कि हाँ ये तो मेरे कार जैसी है, या पेन देखा ये तो मेरे पेन जैसा है, और आपने अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ स्टोरेज है, उसमें ऐड कर लिया। दैट्स इट, जस्ट ऐड कर लिया। दाल चावल के बारे में पता था, मिक्स करके खाना सीख लिया, ऐड कर लिया स्कीमा में। एक नया स्कीमा, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया तरीका, यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा को इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप एक नई सिचुएशन देखते हैं, एक नई तरह की कार बच्चे ने देखी, या एक नया तरह का पेन देखा जो लिखता नहीं है। अब वो क्या करेगा, यार ये थोड़ा सा अलग है, इसके टायर थोड़े से अलग हैं, ये पेन खुद से नहीं चलता है, इस बोर्ड पे चलता है, तो ये एक डिजिटल पेन है शायद। तो जो इंफॉर्मेशन पहले से थी कि ये पेन है, ऐसा दिखता है, वो उसको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो स्कीमा में फिट हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब मॉडिफाई करके इंफॉर्मेशन को फिट किया जाए स्कीमा में, इसका मतलब बात एकोमोडेशन की हो रही है, समायोजन की हो रही है। और जस्ट एज इट इज एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर लिया जाए किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो एसिमिलेशन है। कि दाल चावल पता था, दाल चावल मिक्स करके खाना सीखा है, एसिमिलेशन है। लेकिन कोई और नई डिश के बारे में पता चला है जो दाल चावल से हटके, पहले आपको लग रहा था दाल चावल है, उसको करेक्ट कर रहे हैं आप पुराने स्कीमा में, तो वो एकोमोडेशन है, समायोजन कहते हैं इसको। आप इसमें मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को। जब आप मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन फिट नहीं हो रही,
तो आप मॉडिफाई करते हैं अपने स्कीमा को, एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो आप एकोमोडेट करते हैं, सिंपली इंफॉर्मेशन को फिट कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। पेन देखा, अच्छा ये पेन होता है, अच्छा ये दूसरी तरह का पेन है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, दोनों को ऐड कर लिया स्कीमा में। लेकिन जब कुत्ते को बिल्ली समझ बैठे या बिल्ली को कुत्ता समझ बैठे तो वो करेक्ट किया, एक नया स्कीमा बनाया, मॉडिफाई किया पुराने वाले स्कीमा को, तो ये क्या है, एकोमोडेशन कहलाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस की स्थिति दिमाग में, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, वो स्कीमा में कैसे बैलेंस होगा, जो इन्फॉर्मेशन एडिड है पहले से, जो एसिमुलेशन है और जो एकोमोडेशन है, दोनों बैलेंस में है कि हाँ ये मेरी कार नहीं है, ये अलग तरह की कार है, ये एक डिजिटल पेन है, मेरा पेन अलग है, दोनों बैलेंस में है। जो बाहर दिख रहा है और जो दिमाग में फीडेड इन्फॉर्मेशन है वो दोनों मैच कर रही हैं। अब ये मैच कराने के लिए आपको एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते रहना पड़ता है, अपने स्कीमा को अपडेट करते रहना पड़ता है इस प्रोसेस के द्वारा, जिसको अडेप्टेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा आप कॉग्निटिव बैलेंस या इक्विलिब्रेशन बना के रखते हैं, और इसमें दो प्रोसेसेस आती हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन जब आपने ऐड कर ली इन्फॉर्मेशन, एकोमोडेशन जब आपको चेंज करना पड़े, पुराना स्कीमा मॉडिफाई करना पड़े नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे जब इनके सबके टॉपिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे तसल्ली से, ठीक है जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है, असर्शन टीचर्स शुड अवॉइड कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतः क्रिया करने से बचना चाहिए। बट ग्रुप वर्क तो अच्छा होता है, बच्चे जब साथ में मिलकर कुछ सीखेंगे तो वो एक बेहतर बात है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये रॉन्ग है। ग्रुप वर्क, कोलैबोरेशन, एक साथ काम करना, समूह में काम करना हम कभी गलत नहीं मानते, है ना। तो ये बात जो है एकदम सही है, मतलब कि ये गलत है ये बात सही है। आगे बढ़ेंगे, रीजन देखिएगा इसका। रीजन क्या है भाई, फटाफट से बताओगे आप लोग, क्या रीजन है। आप सवाल पढ़ोगे, मैं बाल ठीक करूंगी। बोथ आर रॉन्ग। चलो वो तो अभी पता लगेगा, पहले से ही कैसे कह दें, अभी तो एनालिसिस होगा तब जानेंगे हम। देखिएगा, तो अभिकथन शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना चाहिए। नहीं भाई, इस चीज को प्रमोट करना है कि बच्चे ग्रुप में काम करें, तो ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है, रीजन चेक कर लेते हैं। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस। अधिगम को कोई भी अगर पैसिव बता रहा है तो वो गलत है। लर्निंग एक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, ना कि पैसिव, निष्क्रिय, सो जाए, बस रट्टा लगाता रहे, पैसिव नहीं होना चाहिए। एंड अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन, इमिटेशन यानी नकल करके, बस रट्टे लगा के 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करके अगर सिखाना पड़ रहा है, इसका मतलब रट्टाफिकेशन हो रही है। रोट लर्निंग से बचना है। रटंत विद्या चलंत नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाना है, बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बेहतर बढ़ाना है, ना कि इमिटेशन को यानी नकल करने को या याद रखने को। एक स्कूल ऑफ थॉट है मनोविज्ञान में जिसको बिहेवियरिज्म कहते हैं, व्यवहारवाद, वो रटने पे फोकस करता है, उससे आपको बचना है। हमें कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की हैं, जो कहते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा एक्टिवली, वो वाली बात सही है। जहां भी रटने की बात आए गलत है। रटना तो है नहीं, बच्चों को पैसिव रखना ही नहीं है। बच्चा जितना एक्टिव है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन उतना बेहतर है। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो बोथ आर ट्रू तो कह ही नहीं सकते हम। बोथ ए एंड आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन 82% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। मुझे लगता है इतने इंटेलिजेंट हैं आप लोग के ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है भी नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया सही। फोर्थ क्या है, एक बार नजर तो मारे ना, हम पेपर को प्रॉपर एनालाइज करें, भाई पेपर आया कैसा, जिसका इतना हल्ला है, हमें लग रहा है सब चेंज हो गया एकदम। हर बार ये पिछले 10 सालों से तो लगभग मैं देख रही हूँ कि जब भी पेपर होता है हर कोई यही कहता हुआ नजर आएगा, अब और कॉन्सेप्चुअल हो गया है, या अब तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, पहले चल जाता था ऐसे, पहले भी नहीं चलता था भाई, कॉन्सेप्चुअल ही था पेपर। धीरे धीरे कभी मुश्किल, कभी थोड़ा सा नॉर्मल, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सीटेट में चाहिए होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजुअली प्रीसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो है वो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाता है ये बेसिकली बात हो रही है कि जो तेजी से हाइट और वेट, शेप, साइज आप देख रहे हैं। अभी आप 5वीं क्लास का बच्चा था, कुछ दिन पहले मिले थे, 2 साल बाद मिल लीजिए आप, 3 साल बाद मिल लीजिए आप उससे, ये एकदम से आपको लगता है अरे ये तो बड़ा हो गया बच्चा, ये कल तक तो छोटा था, है ना। मैं अपने भाई को देखती हूँ, अभी कुछ साल पहले वो एकदम छोटा सा था, फिर वो मेरी हाइट से जो है कंपैरिजन करता था कि अब बस होने ही वाला हूं बड़ा, अब वो काफी बड़ा हो गया है। तो ये ज्यादा सालों की बात नहीं है, और पिछले 4-5 सालों में ये चीज हो गई। तो ये जो एडोलेसेंस है, टीनेज जिसको हम कह रहे हैं, 13 to 18, या WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 10 से 19 साल, जिसमें बहुत तेजी से हार्मोनल चेंजेस,
आपके फिजिकल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। प्यूबर्टी हिट हो रही होती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, आवाज का बदलना, लड़कों में भी आवाज में चेंज, दाढ़ी मूंछ का आना, या जो सेक्सुअल और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका जो है एक्टिवेट होना, ये सब है। अगर हम देखें यहां तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइट एंड वेट का बढ़ना है वो सेक्सुअल मेच्योरिटी से पहले आता है और फिर सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है बच्चों में। बात तो ठीक है, बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है और आपको पता है इस उम्र तक ही जो है आपकी हाइट और वेट बढ़ेगी। टीनेज के बाद जनरली आपको नजर नहीं आएगा कि कोई 20 साल की उम्र में अचानक से किसी की हाइट बढ़ गई, क्योंकि अब हाइट वेट बढ़ गया, ग्रोथ स्पर्ट हिट कर गया और सेक्सुअल मेच्योरिटी आ गई, लड़कियों में पीरियड शुरू हो गए, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और वो सारी चीजें। ठीक, तो इसको ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, जो कि कहाँ आता है, किशोरावस्था में आता है, वृद्धि में तेजी, या स्फुरण बोलते हैं उसको, कि जैसे एक पौधा जो है फूटता है, फूल बनता है, उस तरह से जो किशोर या किशोरी जो चाइल्ड था वो एडोलेसेंट जो है अब ग्रोथ स्पर्ट से गुजरा है, जहां तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं हम इसको, यानी स्ट्रेस, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो अचानक से आपको दिखेगा कि बच्चा बड़ा हो गया है या उसमें बहुत सारे चेंजेस एक साथ आ रहे हैं, तो आपको दिखेगा हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, दिमाग भी इतनी तेजी से विकसित कर रहा है। तो ये सब इतनी तेजी से हो रहा होता है कि उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड या ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, कि बहुत तेजी से जो है आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज में चेंजेस आएंगे। इसको डेवलपमेंटल ट्रेंड या मेंस्ट्रुएशन नहीं कहते, ये जो तेजी से बदलाव हो रहा है इसको ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। ग्रोथ स्पर्ट एज इन शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है कि हाइट वेट फटाफट से बढ़ जा रहा है, ये एडोलसेंस में हिट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, असर्शन है व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस एक्सप्रेशंस दैट पुट द पर्सन अहेड ऑफ द डिफरेंस शुड बी यूज्ड सच एज द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज रादर देन द डिसेबल्ड स्टूडेंट। ये जो इससे पिछला पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरह का एक सवाल पूछा गया था और आजकल ये कॉमन है, सवाल पूछा जा रहा है, पेडागोजी जहां भी आ रही है, कि ये जो जब आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखते हैं, यानी पर्सन महत्वपूर्ण है बजाय कि उसके अंदर जो अंतर है या विविधता है उससे ज्यादा। जैसे विकलांग या दिव्यांग कहने की बजाय, विकलांग या दिव्यांग छात्र की बजाय आप कहेंगे छात्र जो दिव्यांग है, या फिर हम कहेंगे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पर्सन को पहले रख रहे हैं हम डिसेबिलिटी से, डिसेबल्ड पर्सन नहीं बोल रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी पर्सन को डिसेबिलिटी है, पर्सन डिसेबल्ड नहीं है। तो लैंग्वेज जो है वो शेप करती है, जो आप बोल रहे हैं वो आपकी सोच को शेप करती है। डिसेबल्ड पर्सन का मतलब हो गया वो एबल नहीं है, डिसेबल्ड है। जब हम कह रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो पर्सन को डिसेबिलिटी है, पर्सन डिसेबल्ड नहीं है, तो एटीट्यूड में चेंज आ जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो रीजन क्या है इसका, ये बात तो एकदम सही है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है कि व्यक्ति को आप उसकी डिफरेंस से पहले रखिए। तो ये यहां पे इसका रीजन क्या है, द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विद डिफरिंग नीड्स शेप्स द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड। तो ये आपके एटीट्यूड को बदलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ आपने कहा दिव्यांग व्यक्ति, दूसरी तरफ आपने कहा व्यक्ति जिसको दिव्यांगता है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड कह के आपने ये, क्योंकि वो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से क्षमता है चीजों को करने की, ऐसा नहीं है वो व्यक्ति ही डिसेबल हो गया। तो ये जो भाषा का परिवर्तन है ये आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है, इसलिए हम इसकी तरफ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को पागल भी नहीं कह सकते। पागल भी नहीं मतलब पागल पहले बहुत नॉर्मली यूज होता था प्यार मोहब्बत में, आप शायद अपने घर परिवार में यारी दोस्ती में अभी भी कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली आप स्कूल में एज अ टीचर इस शब्द से बचेंगे, क्योंकि अब जो पहले बचपन में हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, भाई आगरा में पागल खाना है या शाहदरा में पागल खाना है, वो पागल खाना नहीं कहा जाता। अब उसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उससे एटीट्यूड शेप होता है ना। खैर ये अपने आप में एक लंबी कहानी है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं कि अगर हम पर्सन को उसकी डिफरेंसेस से पहले रखते हैं तो ये एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, नजरिया उसकी भाषा से बदल जाता है। जिन शब्दों का हम यूज कर रहे हैं उससे हमारा नजरिया जो है बदलता है, ठीक है ना। भाई आप अपनी माताजी को माताजी कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं मेरे पिताजी की वाइफ, एटीट्यूड में अंतर आ गया ना। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। क्लियर है बात, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है डिसेबल्ड पर्सन कहने की बजाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इससे पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड में चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये असर्शन है, कहता है चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल शुड बी एनकरेज टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली और वीकली बेसिस एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम।
यानी जो मिडिल स्कूल में बच्चे यानी 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, उनको साप्ताहिक आधार पे यानी वीकली या फिर डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए किस चीज पे, टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली, यानी वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज दिन भर में मैं कब मुस्कुराया, मुझे कब गुस्सा आया, मुझे कैसा महसूस हुआ, ये बच्चा रात को डायरी में जाके जर्नल करे, लिखे। आप में से कुछ लोग करते भी होंगे। तो उससे क्या होता है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके दिन में क्या क्या चीजें कैसी कैसी गुजरी और आपने कैसा महसूस किया, तो आप अपने इमोशंस को लेके अवेयर होंगे। जब इमोशंस को लेके अवेयर होंगे तो उनको मैनेज करना सीखेंगे, उनको डायरेक्शन देना सीखेंगे। और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को, कि मैं फियर, एंगर, लव, वॉट जो भी इमोशन मैंने फील किया है अलग अलग समय पे और किस सिचुएशन में मैं कैसा इमोशन फील करता हूं, तो जब आप अवेयर होंगे तो उसको मैनेज कर पाएंगे तो दिशा दे पाएंगे कि जब गुस्सा आ रहा है तो वहां बहस करने की बजाय या हाथ पैर चलाने की बजाय चुपचाप से उस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो ये क्या, इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएगा व्यक्ति, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात सही है कि बच्चों को आप अपने इमोशंस को पहले अवेयर होना, उनका उन पे रिफ्लेक्ट कर पाना, यानी चिंतन मनन कर पाना, ये डेली और वीकली बेसिस पे एटलीस्ट बच्चे राइट डाउन करें कि इस हफ्ते मेरा पहले से ग्राफ कम हुआ गुस्से का या नहीं, या मुझे कैसा महसूस होता है, कब मुझे अच्छा लगता है, क्या काम ज्यादा किया जाना चाहिए, रीजन क्या है इसका। अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एक्शन। भाई एक संज्ञानात्मक, एक मेंटल प्रोसेस है जिससे आप सही एक्शन ले पाएंगे अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं, कॉग्निशन एंड इमोशन बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना, आपका दिल और दिमाग जुड़ा हुआ है ना। तो ये बात भी सही है, तो दोनों बातें सही हैं और ये एक दूसरे के लिए भी सही है, क्योंकि इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि 93% लोग बढ़िया तरीके से दे भी पा रहे हैं। देखो, अगर एक्सप्लेनेशन आप समझोगे तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो जब हम नए क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू कर देंगे। बैच में भी क्लास मेरी मंडे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। नॉट पे ध्यान दीजिएगा, जिन क्वेश्चंस में नॉट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है ना, लीस्ट लिखा होता है, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। वो क्वेश्चंस आसान होते हैं बट हम गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि हम नॉट को भूल जाते हैं कि इसमें नॉट भी तो लिखा है। समझ रहे हो, देखिएगा एक बार। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजीज हैं कुछ। समस्या समाधान पे एक सवाल कम से कम आता है, इस बार 2 भी आए हुए हैं। समस्या समाधान कैसे होता है, जब आप प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ना जानते हो, चंकिंग। हालांकि वो मेमोरी याद रखने में भी काम आता है, बट प्रॉब्लम को टुकड़ों में, पार्ट्स में ब्रेक करना सही शब्द होगा, तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई अपनी युक्ति लगाएं, जो तरीका पहले काम किया था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अभी फिर से लगाएं। कोई पहले से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो, जैसे ट्रबल शूटिंग होता है ना, जब आप कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलता ट्रबल शूट करते हैं, तो एक एल्गोरिथम है जो चेक करेगा कि कहां दिक्कत है, आपके कंप्यूटर में दिक्कत है, आपकी लैन केबल में दिक्कत है, वाईफाई में दिक्कत है ना। तो ये एल्गोरिथमिक प्रोसेस है, ठीक। अब आप ट्राई करो आंसर करने का, कर दोगे इतने पे तो जवाब। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। देखिए, समझते हैं कि कौन सा इफेक्टिव तरीका नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, ये हेल्प करता है जब आप पैटर्न को समझें और उस पैटर्न में रिलेशनशिप को समझें, है ना, कि भाई बार बार जो है टीवी ऑन करते हो और वो एकदम से फ्लिप करके बंद हो जा रहा है। हो सकता है कुछ ट्यूब में दिक्कत हो, पुराने टीवीज में होती थी, आजकल तो वैसे होता नहीं है ना। या फिर आप देख रहे हो कि आप जब रिमोट यूज करते हो टीवी का तो वो थोड़ा लैग करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न बन रहा है। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो बैटरी वीक हो रही थी, सेल वीक हो रहे थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, नए सेल लगा दोगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। बात तो सही है भाई, जब आप पैटर्न समझ पाते हैं, रिलेशनशिप समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये पहले भी हुआ था, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हेल्पफुल तरीका है, पॉजिटिव बात है। हमें चाहिए नेगेटिव। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा तरीका नहीं है, हेल्पफुल। यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तार्किक बुद्धि का या तर्क का इस्तेमाल करना, तर्क शक्ति का प्रयोग करना समस्याओं के समाधान के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप लॉजिक का प्रयोग करें। लॉजिक का प्रयोग क्या कहेगा कि जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तब मानेंगे कि पेपर कब है, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट क्या कहेगा, नहीं नहीं 4 दिन पहले पता लग गया है, बहुत अच्छी बात है, जबकि वो क्या है, इलीगल काम है एक तरह का। एनीवे, नेक्स्ट क्या है, ओवरलुकिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, यानी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसी को ओवरलुक कर दिया कि भाई आपको बताया गया कि दिस इज नॉट एथिकल, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और अभी ऑफिशियल नहीं है कोई चीज, तो हमने क्या किया, ओवरलुक कर दिया रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को। हमें पता करना था जब वो सेल आपका
काम नहीं कर रहा था रिमोट, या आपको ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था, बार बार चलाने में लैग कर रहा था आपका रिमोट, तो आपको उस पैटर्न को समझ के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देखना था कि शायद बैटरी चेंज करने की जरूरत है। बट आप चलाते रहे, एक दिन वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर चलेगा नहीं। तो आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ओवरलुक कर दिया। आपकी गाड़ी में कोई सिग्नल आ रहा था कि सर्विस करा लो, या इस टायर में हवा कम है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता, बट आपने वो ओवरलुक कर दिया, एक दिन टायर फट गया या फिर पूरी हवा निकल गई। तो ये जब आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ओवरलुक कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आएगी। तो यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपलर पार्ट्स, यानी जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, ये एकदम अच्छी बात है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, जटिल प्रॉब्लम है, यूपीएससी क्रैक करना है या बड़ा पेपर आपको जो है क्रैक करना है, पहले सीटेट करना है, फिर जॉब लेनी है, तो पार्ट्स में तोड़ेंगे कि पहले सीटेट की तैयारी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो ये पार्ट्स में तोड़ के बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, अच्छा तरीका है। एक ही तरीका है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करता, वो है ओवरलुकिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कि जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो आपने ओवरलुक कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया, बाकी फालतू चीजों में अटके रहे। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है यहां पे, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये सही है। ठीक है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। अकॉर्डिंग टू पियाजे, when children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and error by thinking up hypothesis and testing them in their heads, दिमाग में एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस, एक लॉजिकल इमेजिनेशन कि ये होगा तो ये होगा, ये बेसिस है, एक पैटर्न को समझना है ना, इमेजिन कर पाना, दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो, जो आपने सोचा कि यार इस चीज का कारण ये हो सकता है, अब आप दिमाग में इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो इमेजिन करके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हो, अमूर्त चिंतन कर रहे हो। ये कौन सी स्टेज में आता है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेसिस कहाँ आएगी, वो भी अपने दिमाग में। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये बाहर हो रही होती, दिमाग में नहीं हो रही होती। वैसे तो हाइपोथेसिस शब्द 99.9 या आज तक के 100% क्वेश्चंस में जहां भी हाइपोथेसिस आया है वहां आंसर चुपचाप से फॉर्मल ऑपरेशनल रहा है 11 से 14 वर्ष या लास्ट स्टेज पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अमूर्त चिंतन लगता है, चीजें जो आपके सामने नहीं है उन पे सोचने की बात हो रही है। जो कॉन्क्रीट चीजें जो सामने है उन पे सोचना हो, जैसे इस पेन के बारे में सोचना हो, तो वो कॉन्क्रीट लॉजिक है, उसमें हेड में नहीं कहेगा कि दिमाग में, है ना, ये नहीं होगा संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं किस चीज में, कि ट्रायल एंड एरर दिमाग में ही कर ले रहे हैं आप, तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लग रही है। सेंसरी मोटर जो है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 जो है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 से 14 फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको शॉर्ट तरीका है SPCF, ये 4 पियाजे की स्टेजेस हैं, पियाजे की, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज, विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं। मीनिंगफुल मतलब जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो बच्चे के, जिसमें रटना ना पड़े, और इफेक्टिव तरीके से, यानी कुशलता पूर्वक जो काम 15 मिनट में हो सकता था उसको 1.5 घंटे में करना, कोई एफिशिएंसी का काम नहीं है, है ना, एफिशिएंटली नहीं हम काम कर रहे हैं इसका मतलब। तो देखते हैं एक बार कि कौन सा तरीका है जो एफिशिएंटली, मैं एक बार कॉमेंट चेक कर लेती हूँ, एफिशिएंटली आपका काम करेगा यहाँ पे। बात सही है नहीं, बात एकदम सही है। हाँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे 15 क्वेश्चन के बाद। डी इज राइट, अच्छा जी ठीक है यार, कोशिश तो है इस बार जितना हो सके कि एक्टिव रहें यूट्यूब पे भी, इन बिटवीन थोड़ी बहुत छुट्टी लेनी होगी, वो मैं बता दूंगी आपको। बैच में मंडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, टाइमिंग भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ देखें तो स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज, कुशलता पूर्वक सीखते हैं और सार्थक तरीके से सीखते हैं, है ना। बहुत ज्यादा होता है ना, कई बार आप किसी से पढ़ते हैं आसानी से समझ में आ जा रहा है, तो वो एफिशिएंटली समझा रहा है आपको कुशलता पूर्वक। तो कब, जब जीवन से जुड़ा होगा, रियल लाइफ से जोड़ दो, बच्चे को एक्टिव कर दो, वो ऑप्शन एफिशिएंटली सिखा देगा या मीनिंगफुल वे में सिखा देगा। कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट पीसेज, ये जो इन लगा दिया ना, इन लगता है अंग्रेजी में तो नेगेटिव बन जाती हैं चीजें, जैसे कंप्लीट को इनकम्प्लीट बना दो, है ना, प्रीफिक्स है एक तरह का, तो ये नेगेटिव की तरफ ले जाता है। तो इनकोहेरेंट का मतलब है जो चीजें आपस में जुड़ी हुई ना हो, हमें चीजें कोहेरेंस में चाहिए, कोहेरेंटली जुड़ी हुई हो, आपस में जुड़ी हुई हो। जैसे मैं एक शब्द अब बोलूं और एक शब्द 10 मिनट बाद बोलूं, आपस में कोई जुड़ाव ही नहीं है, कोई फ्लो ही नहीं है, कोई इसमें फ्लुएंसी ही नहीं होगी। तो विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, संगत टुकड़ों में जुड़े हुए, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, एक एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल रिलेटेड होना चाहिए। बात सही है। तो इन कोहेरेंट पीस तो नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा डिस्कनेक्टेड चंक में,
तभी तो एक चैप्टर 7th क्लास में जो पढ़ रहे हो 6th से रिलेटेड होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 से कॉम्प्लिकेटेड होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, इसीलिए तो क्योंकि जुड़ी हुई हैं चीजें आपस में। फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलियर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। आपको फेलियर अवॉइडेंस की अप्रोच नहीं रखनी कि किसी तरह से, वो राजू रस्तोगी था ना उसमें 3 इडियट्स में, कि बस पास हो जाऊं कुछ भी करके, तो वो फेलियर से बचना चाहता है कि 33% नंबर आ जाए किसी तरह से, या 82 नंबर आ जाए सीटेट में, तो ये फेलियर अवॉइडेंस है। फिर क्या होता है, 82 सोच के 62 पे रह जाते हैं। तरीका क्या होना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेशन, के जो भी है सिलेबस में सब पढ़ जाना है। तो मास्टरी का जो ओरिएंटेशन होता है वो बेहतर होता है निपुणता वाला, जो रेंचो का था उसमें, यानी जो आमिर खान का कैरेक्टर है। ठीक है इतनी बात। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो ये हमें बेटर लग रहा है, फिर भी हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन। न्यू कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली लर्न मटेरियल। देखिए नया कॉन्सेप्ट, जबकि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ना होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना होता है। लेसन प्लानिंग भी अगर कभी आपने की होगी, लेसन प्लान्स बनाए होंगे तो आपको पता है। तो न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज से कनेक्ट करना होता है, डिस्कनेक्टेड नहीं। जो बच्चा जानता है उसमें कुछ नया जोड़ते हैं। जब नींव बनती है तो उसके ऊपर दीवार बनती है, बिल्डिंग उसके नींव के ऊपर खड़ी होती है, उल्टा नहीं होता। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके आपको पढ़ाना है, ना कि कोई कनेक्शन ही ना हो जो पहले पढ़ा है उसमें। मतलब आज आप साइंस पढ़ रहे थे, कल आप कुछ और ही पढ़ने लग गए, आपस में रिलेटेड ही नहीं है ना। तो एक कनेक्शन होना चाहिए। बाद में बड़े होकर आप पढ़ रहे हैं या एक आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देयर रिस्पॉन्सेज एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आर अटेंडेड एंड वैल्यूड। यानी बच्चे के जो रिस्पॉन्सेज हैं और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको अटेंड किया जाए, उनको सुना जाए, जो उसकी व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, उनको महत्व दिया जाए। क्लास में उसकी बात को सुना जाएगा तो मीनिंगफुल वेज में सीखेगा। यहां पे क्या है, फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलियर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। तो ये भी गलत ही तरीका है, इससे भी क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। आपको मास्टरी पे फोकस करना था, आपने फोकस किस पे किया, फेलियर अवॉइडेंस पे। ये इसको हमने पढ़ लिया होगा उल्टा, कि निपुणता हासिल करने पर फोकस है। नहीं, अगर निपुणता हासिल करने पर फोकस होता तो सही हो जाता, लेकिन यहां निपुणता हासिल करने के बजाय लिखा हुआ है। असफलता से बचने पे जोर है, तो ये अच्छा तरीका नहीं हुआ सीखने का। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वहां बच्चे मीनिंगफुली सीखेंगे जहां बच्चे की रिस्पॉन्स, बच्चे ने कोई जवाब दिया उसको सुना जाए, उसके एक्सपीरियंस को। कि एक बच्चा हो सकता है घूमने लद्दाख गया हो, दूसरा बच्चा अपनी नानी के घर गया हो, और आप हॉलीडे होमवर्क के बाद, छुट्टियों के बाद जुलाई में पूछ रहे हैं बच्चे से उसके अनुभव। तो आपको हर बच्चे के अनुभव को महत्व देना है, वैल्यू करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। बात सही है? तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, अराउंड विच ethics do very young children's moral reasoning revolve। very young children यानी less than 10 years की बात हो रही है, या छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं। very young का सिंपल मतलब ये है। तो बहुत छोटे बच्चों की जो नैतिकता है वो किस तर्क शक्ति पे, किस रीजनिंग पे, जिसको हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं, क्या होती है वो उनकी। एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, एथिक्स ऑफ केयर, एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव। एथिक्स ऑफ केयर विमेन के केस में हम यूज करते हैं जनरली, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही कुछ और पूछा है। एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को ये बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। वेरी यंग यानी 6 साल से भी कम का हो सकता है बच्चा, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता हो, 7-8 साल का हो, 10 साल से नीचे नीचे हर हालत में, ठीक है ना। तो वेरी यंग में तो और भी, मतलब 3-4 साल के बच्चे को भी आप वेरी यंग कह सकते हो। तो एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, अभी कहां दूसरों के पर्सपेक्टिव को, और पहला स्टेज उठा लीजिए आप मॉरलिटी का, जिसमें बात होती है किसकी, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात होती है। उसके लिए वो चीज गलत है जिससे पनिशमेंट मिले, और वो चीज सही है जिससे पनिशमेंट ना मिले। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, उसको फर्क पड़ता है जिससे मुझे डांट ना पड़े। तो वो ईगोसेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है ना। एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, लॉ पे, क्योंकि जीरो मॉरलिटी है उसकी खुद की, अभी खुद की कोई भी सही गलत उसका है ही नहीं, एक्सटर्नली बाहर से आएगा जो भी मॉरलिटी की बात होगी। केयर, ये सब दूर की बातें हैं, वो ईगोसेंट्रिक नैतिकता है। चॉकलेट मिल रही है तो सही है, चाहे एक चोर अंकल किडनैपर जो है चॉकलेट दे दे, वो भी ले लेगा बेचारा, फिर बाद में पनिशमेंट मिल जाएगी तो फिर कोई बताएगा ऐसे हो जाता है, तब वो नहीं करेगा वो काम, तो उसको तो पड़ी ही नहीं है। वो एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म पे चलता है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी खुद की कोई मॉरल रीजनिंग है ही नहीं, जीरो मॉरलिटी है वहां पे। जिस चीज से पनिशमेंट मिलेगी वो चीज गलत है, जिससे ना मिले वो सही है। वो भी अभी और आगे जाके स्टेज में पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, उस पर बाद में हम बात करेंगे तसल्ली से। अभी यहाँ पे हमें एक बेसिक एनालिसिस कर लेना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आया था और इसका ऑफिशियल आंसर क्या है। असर्शन क्या है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग,
यानी विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। यानी डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के बच्चे होंगे जहां, और इंक्लूजन मतलब हर तरह के बच्चे को शामिल किया जाएगा कि एक बच्चा है जो बिहार से है, दूसरा है जो राजस्थान से है, तीसरा है जो पंजाब से है, चौथा है जो कश्मीर से है, पांचवा है जो केरला से है। केंद्रीय विद्यालय या आर्मी स्कूल्स में आपको इस तरह के केसेस काफी ज्यादा मिल जाएंगे। वैसे तो क्लास में सभी बच्चे डाइवर्सिटी होती ही है क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सभी सेम भाषा बोलते हो, सेम जाति धर्म संप्रदाय ये सब हो जरूरी नहीं है। हद से हद आपको एज वाइज होमोजेनिटी मिल जाएगी कि मतलब लगभग सेम उम्र के बच्चे होंगे, डिट्टो सेम हो वो भी जरूरी नहीं है। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यानी हर बच्चे को इंक्लूड करना, ये बात पॉजिटिव है इंक्लूजन। तो रीजन क्या है? एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस हिंडर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। यानी विविध परिस्थितियों में जब संवाद में संलग्न होंगे बच्चे तो उससे उनकी समालोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डलती है। ये बात एकदम गलत है। बच्चे की रचनात्मकता यानी कुछ जब वो अलग अलग दुनिया देखेगा तब तो उसके अंदर क्रिएटिविटी जागेगी कि ये बच्चा हमसे अलग सोचता है, इसके घर का खाना टिफिन अलग होता है, इसकी भाषा अलग है, ये त्योहार अलग तरीके से मनाता है, तो उसका दिमाग खुलेगा, कुछ नया सोचेगा। और क्रिटिकल थिंकिंग, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। ये कह रहे हैं हिंडर होगी, हिंडर नहीं होगी, इस चीज से तो बढ़ावा मिलेगा, प्रमोट होगी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता। तो ये जो है बात यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि ये समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। जो ये आपका इंक्लूजन है कि हर तरह के बच्चे को आपने इंक्लूड किया, डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं क्लास में, ये क्रिएटिविटी को और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना, ये नहीं किसी ने ब्रेन वॉशिंग के लिए कुछ कहा और मान लिया। समझ रहे हो? तो रीजन क्या है इसका? रीजन एकदम गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात क्लियर है एकदम। थर्ड ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं। यहाँ कमेंट्स में चल रहा है आई लव यू सुप्रिया जी कह रहे हैं कोई। पढ़ लो, फालतू की बातें घर पे कर लेना है। आई लव यू कहने से घर नहीं चलते मित्र, पढ़ाई करो पढ़ाई, वो भी कमेंट सेक्शन में। आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू केटर टू डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स इन अ क्लासरूम। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? यानी इफेक्टिव टेक्निक्स यानी पॉजिटिव टेक्निक्स, बेहतर टेक्निक्स कौन सी हैं? बताओ एक बार। कि क्लासरूम में बच्चे की डाइवर्स नीड्स यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उन सब की नीड्स को केटर किया जा सके, वो बिलोंग्ड महसूस करें क्लासरूम में, उसके लिए क्या करें? बताओ एक बार, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ये तो आसान से सवाल है, इसमें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं इतने आपके कमेंट्स पढ़ूं, कमेंट्स में मन लगा रहता है, आप लोग खुद ही खुश रहते हैं। वाह जी वाह, रहते हो। नहीं मतलब गलत कहा हो तो बताओ, यहाँ कुछ कहने से थोड़ी बात चलेगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देख लेते हैं अभी। सी ऑप्शन क्या है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी निर्देशन। हाँ, यहाँ पे बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग लेवल्स ऑफ वेरिएबिलिटी या डिफिकल्टी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, मानकीकृत करिकुलम ये सबके लिए एक जैसा होता है, सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल नहीं चाहिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग डिफिकल्टी लेवल या नीड के हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान पॉजिटिव बात है। आईईपी बच्चों की इंडिविजुअल नीड के हिसाब से लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो ए भी सही है, सी भी सही है, ए और सी दोनों सही हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। इतनी बात क्लियर है हमें, जो कि 64% लोग सही दे रहे हैं। बी सही नहीं है क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सही नहीं होता, डिफरेंशिएटेड करिकुलम या हम कहेंगे कि बच्चों की नीड को ध्यान में रखने वाला करिकुलम, डिफरेंशिएटेड भी कह सकते हो, सही है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा, डिफरेंशिएटेड से चलेगा, यानी अलग अलग बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स इंक्लूडेड हो, मेथड्स अलग अलग हो, सबके लिए सेम नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब है सबके लिए सेम, या यूनिफॉर्म हो गया। तो यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी है, मेथड में अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट यानी रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, रचनावादी आपके सिलेबस में पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। रचनावादी मतलब पॉजिटिव बात है, बच्चा एक्टिव है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को, तो बच्चा एक्टिव होगा जिस ऑप्शन में वो सही होगा। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट्स चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है भाई। रचनात्मकतावादी या संरचनात्मकतावादी तो कहते हैं ना बच्चों में दुनिया की समझ विकसित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। चिल्ड्रन लर्न ओनली, एक तो ये ओनली वाले ऑप्शन से बच के रहा करो। चिल्ड्रन लर्न ओनली व्हेन एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, यानी बाहर से उनको रिवॉर्ड के लिए, पनिशमेंट के लिए, ये सब रिवॉर्ड्स के लिए मोटिवेट करोगे तो ही वो बेहतर सीखेंगे, ये एकदम खराब है।
ऐसा नहीं है, हमें कोशिश करनी है इंटरनली मोटिवेट कर पाए हम बच्चे को। चिल्ड्रन लर्न, थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू देम इन अ फाइनल फॉर्म। फाइनल फॉर्म ने उनको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का, सही उत्तर तक पहुंचने का अवसर देना है। ऐसा नहीं सीधा जवाब दे दो बस, तो वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अनरूली वेज दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। यानी बच्चे तो गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, उनको सुधारने की जरूरत है, डंडा ले लो एक। ये सब फालतू बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, बच्चे के पक्ष में नहीं है ये। बच्चे को एक्टिव रखता है रचनावाद, ना कि इस तरह से मारपीट, डंडा, स्कोल्डिंग, रटना, इन सब की बात नहीं करता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। टू कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आर, यानी प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावशाली रणनीतियां कौन सी हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग की दो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, यानी बेहतर पॉजिटिव स्ट्रेटजीज जिनके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इससे पहले एक सवाल आया था, इस बार दो सवाल आए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। जनरली एक सवाल आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि समस्या समाधान करता बनाना है ना बच्चों को, आपको चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की बात होती है। एक आपका सिलेबस में एक पूरा टॉपिक है छोटा सा, एक ही क्वेश्चन आता है, आजकल दो पूछ लिए गए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए अच्छी टेक्निक कौन सी है, ये पूछा है हमसे। तो आप देख लो जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर हो पाए। 54% लोग जो हैं वो ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि ए होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। ए ए ए देखिएगा, टू कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक्स एंड एल्गोरिथम्स। सही लग रही है बात? 55% लोग कह रहे हैं, चलो मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। ह्यूरिस्टिक्स एंड फंक्शनल फिक्सनेस, देखिए ये फंक्शनल फिक्सनेस जहां आ जाए ये नेगेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करती, समस्या बनती है, बाधा बनती है। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? कार्यात्मक स्थिरता। जैसे 10 साल पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम कोई भी आ जाए तरीका सेम ही लगाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कई लोगों के घर वाले जो है कहते हैं समस्या कुछ भी हो, प्रॉब्लम का जो जड़ है वो फोन ही है, तबियत खराब है इस फोन की वजह से, पढ़ नहीं रहे हो इस फोन की वजह से, जो कि सच भी हो सकता है कई केसेस में, है ना। तो ये वैसा फंक्शनल फिक्सनेस मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है ना। कुछ भी हो जाए, ये खा लो, ये कर लो, है ना, सेम तरीका तो नहीं हो सकता सारी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ह्यूरिस्टिक ठीक होता है, ह्यूरिस्टिक एक जुगाड़ टाइप युक्ति होती है, इसको पॉजिटिव मानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव है एकदम, कार्यात्मक स्थिरता, यानी एक ही तरीके से आप काम करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके चाहिए होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको, फिक्सनेस नहीं चाहिए यहाँ पे। एल्गोरिथम्स एंड रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स सेट भी ऐसा ही होता है कि एक ही तरीके पे सेट हो जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। एल्गोरिथम तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रबल शूटिंग होता है ना जब इंटरनेट नहीं चलता, वो एल्गोरिथम है ना। साइकिल की चेन उतर जाए, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, ऐसे होगा। सेल भी बदलने हैं रिमोट के, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको पता है कि प्लस वाला इस साइड जाएगा, माइनस वाला इस साइड लगेगा, है ना। ह्यूरिस्टिक एंड रिस्पॉन्स सेट, देखो ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, बट ये रिस्पॉन्स सेट और फंक्शनल फिक्सनेस हेल्प नहीं करते, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये तीनों में जब एक एक भी नेगेटिव है तो पूरा ही आंसर चला जाएगा, चाहे ये शुरुआत का सही क्यों ना हो। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं, ये ह्यूरिस्टिक्स एंड एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक होता है जुगाड़, स्वानुभविक या फिर एक युक्ति, आपको अंदर से आ रहा है कि यार रिमोट काम नहीं कर रहा है, आपने बचपन से देखा होगा या ट्राई किया होगा, ये कर लेते हैं, और चल भी जाता है कई बार कि सेल हो सकता है हिल गया हो, वीक हो गया हो। कई बार तो आप गांव में चले जाएंगे तो वहां तो जो है सेल को तब तक चलाया जाता है जब तक पूरा चबा के उसमें जो भी बैटरी में सेल में जान होगी वो सब यूज करके। तो ये युक्ति है कि अच्छा रिमोट नहीं चल रहा, ये कर लो, चल जाएगा। दिस इज ह्यूरिस्टिक ओनली, कि पहले एक्सपीरियंस के आधार पे कभी कोई तुक्का या कोई युक्ति काम की थी, जुगाड़ है और वो काम भी कर जाता है कई बार, तो ये ह्यूरिस्टिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। ह्यूरिस्टिक का एक उदाहरण है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। भाई मैथ का कोई सवाल सॉल्व करना है, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है और स्टेप के नंबर भी मिलेंगे, तो दिस इज एल्गोरिथम। तो ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम दोनों हेल्पफुल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये ध्यान रखेंगे आप। रिस्पॉन्स सेट और फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव हैं, ये अपने आप में रेड फ्लैग जैसा है, यानी नेगेटिव टर्म्स हैं जो रिस्पॉन्स सेट और फंक्शनल फिक्सनेस है। ये देखिएगा, ह्यूरिस्टिक यानी युक्ति, कि बच्चे को आइडिया आ रहा है, इसमें ट्रायल एंड एरर लागू हो सकता है कि भाई आपने कई बार ट्राई किया, आपके लिए जुगाड़ काम कर गया, तो आपके किसी दोस्त ने बताया अरे भाई हल्दी डाल दो तो जो है चींटी चली जाती है। ट्रायल एंड एरर से किसी ने पता किया होगा, कितने सारे नुस्खे हैं, देसी नुस्खे,
कि किसी के पेट में दर्द है तो ये अजवाइन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब क्या है? ह्यूरिस्टिक है कि ट्रायल एंड एरर के थ्रू लोगों ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फिर वो नुस्खे बना लिए, युक्तियां बना ली। वर्किंग बैकवर्ड, कई बार आप जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर प्रूव करना हो तो बैकवर्ड से शुरू करते हैं कि भाई अच्छा ये आंसर है, ये प्रॉब्लम है, इसको अब यहां से शुरू करेंगे रिजल्ट से। मेकिंग सिंपलर अजम्पशंस, कई बार आप तुक्का लगाते हैं, जैसे आप सुडोकू सॉल्व कर रहे हैं, चूज बेस्ट रूट, उसके लिए आप ट्राई करेंगे मल्टीपल तरीके, ट्रायल एंड एरर इसमें लागू होता है, फिर आप किसी एक फंडे पे पहुंचते हैं या युक्ति पे पहुंचते हैं ह्यूरिस्टिक में। तो स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं जिसको जुगाड़ बोलते हैं हम, ठीक है ना इंडियंस के, शॉर्टकट्स और स्मार्ट स्ट्रेटजीज टू फाइंड गुड सॉल्यूशंस क्विकली, फटाफट से शॉर्टकट के माध्यम से आपको एक तरीका पता चल जाए, ये ह्यूरिस्टिक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल है। वहीं एल्गोरिथम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसीजर है किसी एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने का, जैसे लॉन्ग डिवीजन, ये प्रॉपर एल्गोरिथमिक है कि भाई यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे 6 के पहाड़े से, इक्वेशन को सॉल्व करना, एक रेसिपी को फॉलो करना कि पहले तेल डाला जाएगा, फिर जीरा भूनोगे उसमें या प्याज भूनोगे, वॉटेवर। इतनी कुकिंग तो मुझे आती नहीं जितने एग्जांपल्स मैंने दे दिया आज, है ना। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस है, उल्टा नहीं कर सकते हो, पहले जीरा डाल दिया बाद में तेल डालेंगे, कुछ भी अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं तो सब्जी की जगह कुछ और बनेगा फिर, है ना। तो एक रेसिपी फॉलो करना भी एल्गोरिथम है कि जब आप किसी शेफ को देख रहे हैं और देख रहे हैं वो रेसिपी, है ना। तो ये जो है आपका, ये दोनों हेल्पफुल प्रोसेस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है। अब हम स्पीड पकड़ेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अब तक आपको क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका है वो बैठ गया होगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है। अ टीचर इज डिजाइनिंग अ लेसन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद वेरिंग लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, इस तरह का लेसन प्लान बना रहा है टीचर ने, हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज थियरी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचर कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग द लेसन। अगर आप वाइगोत्स्की को पढ़ते हैं, पढ़ा है, तो आप ये बताइए कि जब आप डिजाइन कर रहे हैं एक लेसन प्लान वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, तो किस चीज का ध्यान रखेंगे आप। पहला ऑप्शन है द टीचर शुड आस्क, एक तो सिंपल है कि बच्चा, वाइगोत्स्की जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात तो वो 100% करेंगे, है ना। तो द टीचर शुड आस्क ईच स्टूडेंट टू वर्क इंडिविजुअली ऑन द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, इंडिविजुअली नहीं। वाइगोत्स्की की जो थियरी का नाम है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं वो, सोशियो कल्चरल अप्रोच है उनकी थियरी का नाम। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, यानी समाज संस्कृति ग्रुप में सीखने को बहुत महत्व देते हैं, वो इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से सीखने को महत्व उतना नहीं देंगे, तो ये ऑप्शन हट जाता है। द टीचर शुड प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद द सेम लेवल ऑफ चैलेंज, भाई सेम लेवल ऑफ चैलेंज नहीं, बच्चे की जैसी नीड है उसके हिसाब से उसको चैलेंज दिया जाना चाहिए, जिस लेवल पे वो है +1 चैलेंज, यानी हल्का सा ऊपर। द टीचर करंट लेवल से हल्का सा ऊपर स्कैफोल्डिंग दी जाती है। द टीचर शुड, या जहां वो अटक रहा हो, द टीचर शुड कंसिडर ईच स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सपोर्ट टू हेल्प देम। भाई हर बच्चे का करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसके हिसाब से उसको स्कैफोल्डिंग यानी हेल्प दी जानी चाहिए। जहां बच्चा अटक रहा हो वहां उसको हेल्प दोगे आप, सबको सेम तरीके से क्यों, सबको सेम एक डंडे से नहीं हाँकना है ना। द टीचर शुड ओनली फोकस, एक तो ये ओनली वाले ऑप्शन से थोड़ा बच के रहा करो, ये ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। द टीचर शुड ओनली फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एट एन एडवांस्ड लेवल, कि सिर्फ एडवांस लेवल के बच्चे पे फोकस करोगे, वीक बच्चा रह जाएगा फिर तो। भाई यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको फटाक से समझ में आ जा रहा होगा, फटाक से आंसर दे रहे होंगे, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर तरह के बच्चे को समझाना है या व्यक्ति को समझाना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैकिंग रीडिंग फ्लुएंसी, यानी फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता बच्चा, प्रवाह में नहीं पढ़ पाता, है ना, पढ़ने में प्रवाह की कमी, अटक अटक के बहुत ज्यादा अटक रहा है, जरूरत से ज्यादा, अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा अटकता है, या फ्लुएंटली पढ़ ही नहीं पाता, हेजिटेंट है। याद कीजिए ईशान अवस्थी, तारे जमीन पर मूवी, है ना, कि उसको जब खड़ा किया जाता था पढ़ने के लिए तो उसके दिमाग में ऐसे उड़ के आने लगते थे शब्द, बोल ही नहीं पाता था। रिवर्जन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्द जो है रिवर्स हो जाते हैं, जैसे 100 को वॉज पढ़ लेता है, डॉग को गॉड पढ़ लेता है, 6 को 9 पढ़ लेता है ना, ये सब होता है, रिवर्स में पढ़ लेता है, रिवर्जन हो जाता है। टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बताइए। अब ये लास्ट वाला ऑप्शन देख के ये मत सोच लेना टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन का मतलब सीधा ADHD हो गया, उसके लिए और भी ऑप्शंस बताए होते। उसने कहा होता बच्चा अटेंशन में कमी है, हाइपर एक्टिव रहता है ना, उछलता कूदता रहता है, क्लास में टिक के नहीं बैठ पाता है, इंपल्सिव है, तब आप ADHD कहते हैं। ये नहीं है कि अभी कह दो डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी। ऑटिज्म में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बच्चा स्पीच बोलने में उसको दिक्कत होती है, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, रेपिटेटिव एक्शंस करता है बार बार, है ना, प्लान में या रूटीन में चेंज होता है तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन ये सारे लक्षण जो हैं वो डिसलेक्सिया के हैं।
कि बच्चा हेजिटेंट है, पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, पढ़ने के अराउंड उसको एंग्जाइटी महसूस होती है, तो उसको आप पढ़ने की बजाय बाकी एक्टिविटीज के थ्रू, डायरेक्ट पढ़ाने की बजाय उसको एक्टिविटीज के थ्रू समझाएं। और ये रिवर्जन ऑफ जो रीडिंग फ्लुएंसी में रीडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिक है बच्चा। ये 100 को वॉज पढ़ना, वॉज को 100 पढ़ना, या पढ़ने के लिए अगर आप कहेंगे तो ये बहुत हेजिटेशन महसूस करेगा ये बच्चा। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अगर डिसलेक्सिक बच्चा है तो रीडिंग फ्लुएंसी, यानी बहुत हेजिटेशन होती है उसको पढ़ने के अराउंड, बहुत खराब तरीके से पढ़ पाता है, पढ़ नहीं पाता है फ्लुएंटली या धारा प्रवाहिता में। रिवर्जन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स उल्टे नजर आते हैं, वॉज को 100, बिग को गिग, है ना, बी को डी, डोर को रोड, रूड कह सकते हो आप। तो रीड्स, ये रिवर्जन होता है। डिस्ट्रैक्शन की भी टेंडेंसी होती है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, हैज ट्रबल फोकसिंग ऑन रीडिंग और टास्क, रीडिंग पे वो फोकस कर ही नहीं पाता ना, इसलिए फिर डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट होगा। स्लोली पढ़ता है, बहुत धीमे पढ़ता है, फ्रीक्वेंट पॉजेज, हेजिटेशन, है ना, तो ये सब चीजें ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग आज हैं जो कह रहे हैं कि अभी तो हमने क्वेश्चन कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। अभी ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, दोबारा आके देख लेना जब थोड़ा सा पढ़ लोगे, लेकिन ये जानना तो जरूरी ना पेपर आ कैसा रहा है, ठीक है ना, तो वो भी आ जाएगा समझ आपको, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, स्टूडेंट्स फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन एन एनवायरमेंट विच एंश्योर्स, बच्चे जो है कैसे वातावरण में सीखने के लिए अभिप्रेरित महसूस करेंगे या मोटिवेटेड महसूस करेंगे, जो एनवायरमेंट एंश्योर करता हो, क्या कि वो बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंगनेस, कि वो उनका क्लास है, उनका टीचर है, उनके दोस्त हैं, अपनापन जहां महसूस करेंगे बच्चे वहां सीख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर वो स्कूल में जाके डर महसूस करते हैं तो क्या वो वहां सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो डर का इमोशन ओवर पावर कर लेगा। अगर जरूरत से ज्यादा डर उनको लग रहा है, शुरुआत के एक आध दिन नई जगह है, तब तक जब तक आपको जब अपना लगता है, तो आज भी आप अपने स्कूल के आसपास से निकले तो आप कहते हैं अरे मेरा स्कूल, मेरे टीचर, मतलब वो बिलोंगिंगनेस है। ठीक है। रिजेक्शन, अगर फियर होगा तो अच्छे से नहीं सीख पाओगे। रिजेक्टेड महसूस करोगे अगर आप उस स्कूल में, तो भी अस्वीकृति, यानी आपको माना ही नहीं जाता कि आप उस स्कूल का हिस्सा हैं, आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं महसूस हो रही, तो भी आप मोटिवेटेड नहीं होंगे सीखने के लिए। फिर है सेफ्टी। हाँ, अगर आप सेफ फील करेंगे तो आप बेहतर सीख पाएंगे, चाहे वो इमोशनल सेफ्टी हो, फिजिकल सेफ्टी हो, कि भाई आपको पता है यहाँ बम नहीं फूट जाएगा, है ना, या फिर यहाँ पे जो है, जहां जिन कंट्रीज में वॉर चल रहा है इस समय, सोचिए आप स्कूल की क्या हालत होगी, पता ही नहीं है बच्चों को कैसे भेजें माँ बाप, अगर वो सेफ ही महसूस नहीं कर रहे, है ना। जरा सी कोई खबर आती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अगर कहीं भी बॉम्ब की या कुछ इस तरह की कई बार खबरें उड़ती हैं, कोई न्यूज़पेपर में या कहीं से कुछ आता है, तो छुट्टी तक कर दी जाती है, पूरा फ्रिस्किंग से लेके सारी चीजें होंगी, ताकि बच्चे की सेफ्टी इंश्योर हो। भाई ये तो हमारी बेसिक नीड है ना ह्यूमंस की। तो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में इमोशनली, फिजिकली सेफ फील करेगा, उसमें वो बेहतर सीखेगा, और बिलोंगिंगनेस के वो उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, अपनापन महसूस करेगा। तो ये दोनों चीजें होंगी तो बेहतर सीखेगा। ये दोनों चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, फियर और रिजेक्शन। तो ए और डी हो गया सही आंसर, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, और आप लोग दे भी रहे हैं 82% लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 18, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, जो चला आ रहा था, है ना, रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव एजुकेशन से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ जब आप शिफ्ट करेंगे तो किस चीज की जरूरत होगी बताइए। प्रगतिशील शिक्षा है, जहां लर्निंग बाय डूइंग हो, जहां बच्चा करके सीखे, बच्चा एक्टिव हो, है ना, बच्चे की प्रेजेंट लाइफ पे फोकस हो। ये सारे लक्षण हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, जिसकी बात जॉन डूई करते हैं, या जॉन डीवी हिंदी में हम कह देते हैं। उन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस है, प्रेजेंट लाइफ पे फोकस है, बच्चा कोऑपरेट करके सीखे स्कूल में एक्टिव होकर के। तो आपको जब कंजर्वेटिव क्या है, रट्टा जो चला आ रहा था, ट्रेडिशनल तरीका, तो उससे शिफ्ट करना है किस पे, प्रोग्रेसिव पे। तो फॉर्मेटिव से डायग्नोस्टिक, या इंटीग्रेटेड से स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड तो ट्रेडिशनल होता है, मैं बता दूं आपको, या कंजर्वेटिव अप्रोच है। सबके लिए एक जैसा मेथड है तो वो बहुत अच्छा मेथड नहीं मान रहे हम, उसको सुनने में अच्छा लगता है कि स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से मास्टरी ओरिएंटेड की तरफ ले जाना है, ये भी अच्छी बात है। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी टू एग्जाम सेंटर्ड, नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होता तो बात सही हो जाती। बच्चे को सेंटर में यदि आप रख रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। बच्चे की नीड, उसका इंटरेस्ट, हर बच्चे को क्यों मैथ्स में टॉप करना है भाई, हो सकता है किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में अच्छा करे, कोई बच्चा, है ना। तो विराट कोहली को किसी इंटरव्यू में मैंने कहते हुए सुना था कि उनको जब वो स्कूल में थे और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनकी इंग्लिश टीचर जो शायद प्रिंसिपल भी थी उस स्कूल की, मतलब फैक्ट चेक कर लेना, बट उन्होंने ऐसी सी एक प्रॉपर अपनी कहानी सुनाई कि तो वो फील्ड में ज़्यादा रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थे, तो उनका टाइम पीरियड छोड़ के वो स्पोर्ट्स में खेलते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसे वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, डरते थे सब उनसे, बट उन्होंने देखा हाँ बच्चे का एप्टीट्यूड है और वो उस तरफ लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, यू एक्सेल इन दिस ओनली। तो ये अपने आप में हर बच्चा क्यों
सेम तरीका अपनाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन करिए, बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड को देखो और उस हिसाब से पेडागोजी तैयार करो। चाइल्ड सेंटर्ड, एग्जाम सेंटर्ड नहीं, टीचर सेंटर्ड नहीं कि टीचर चाहता है आप पढ़ो उसका सब्जेक्ट, मतलब वो एक अच्छी बात है, बट अगर बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमताएं हैं, कोई टैलेंट है, तो उसको उस तरफ भी बढ़ावा देना है। चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड की नीड, एज, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, उसकी रुचि, ये सब चीजों को देखते हुए आपको पढ़ाना है उसको। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से मास्टरी ओरिएंटेड की तरफ, कि फर्स्ट आओ से ज्यादा बेहतर क्या है कि आप जो सीखो बेहतरीन तरीके से सीखो, मास्टर बनो उस चीज में, बात सही है। फॉर्मेटिव से डायग्नोस्टिक नहीं, स्टैंडर्डाइज से फॉर्मेटिव होता है तो चल जाता, फॉर्मेटिव अच्छा होता है, तो फॉर्मेटिव को हम कंजर्वेटिव नहीं मानते, क्योंकि फॉर्मेटिव में तो एक्टिवली पता लगता है कि कहाँ कमी है या कैसे इंप्रूव करें, ये तो क्रिएटिव भी होता है। तो रचनात्मक और ये नैदानिक दोनों सही है, बट रचनात्मक से नैदानिक नहीं, उल्टा नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है कि परफॉर्मेंस से मास्टरी की तरफ जाएं, कि फर्स्ट आना। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन उन्मुख क्या है कि कुछ भी करके फर्स्ट आना है, जैसे वो चतुर था उसमें 3 इडियट्स मूवी में, चमत्कार को बलात्कार बोल दे रहे हैं, मतलब रट्टाफिकेशन, बस फर्स्ट आना है कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके, है ना। तो ये अच्छा नहीं है, इससे बेहतर है मास्टरी ओरिएंटेड, कि आप मास्टर हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बेहतर कर पाए, जैसे वो रेंचो यानी आमिर खान का कैरेक्टर था अगेन। तो ये 3 प्रकार होते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, मास्टरी ओरिएंटेशन और फेलियर अवॉइडेंस। परफॉर्मेंस होता है फर्स्ट आना, वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि सिर्फ फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहे हो। फेलियर अवॉइडेंस होता है कि किसी तरह से फेल होने से बच जाएं, ये भी उतना अच्छा नहीं होता। मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट है कि जो भी करेंगे मास्टर बनेंगे उस चीज में, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। व्हेन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्पफुल स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रन टू यूज टू एंश्योर दे अंडरस्टैंड द कंटेंट मटेरियल। नई जानकारी सीखते समय जब आप नई इंफॉर्मेशन बच्चे को सिखा रहे हैं, तो बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है, यानी जब आप नई चीजें सीख रहे हैं तो कौन सा तरीका हेल्पफुल होगा, ये पूछा है। तो री रीडिंग द इंफॉर्मेशन वंस, यानी जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, हाँ ठीक है। आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन पूछना, क्लैरिफिकेशन सीख करना, स्पष्टीकरण की मांग करना, क्लियर करना, कहीं डाउट है तो बात सही है। प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड, अगर बच्चा सिर्फ दिखावा करेगा समझने का, नाटक करना, तो ये कोई अच्छी रणनीति नहीं है। मेकिंग अप देयर ओन मीनिंग्स फॉर अनफैमिलियर टर्म्स, यानी जो टर्म्स उनको पता ही नहीं है उसके लिए वो अपने मीनिंग खुद ही बना दे रहे हैं। ये रीडिंग में कभी कभी कॉन्टेक्स्ट में समझना काम आता है, बट ऐसा नहीं कि अपनी मीनिंग बना दे रहे हैं। वहां पे आपको जब अनफैमिलियर है कोई चीज तो पूछना है वहां, या चर्चा करनी है। तो ए और बी तो सही है यहाँ, जो कि थर्ड ऑप्शन है आपका। तो फर्स्ट इज राइट, 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्या कहता है? अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरीली फोकस्ड टू, यानी एक टीचर को ऐसा क्लासरूम में माहौल या एक कल्चर, एक संस्कृति ऐसी बनानी चाहिए जहां पे बच्चे सीखने के लिए मोटिवेटेड हो और मुख्य रूप से किस चीज पे फोकस हो। अवॉइड शेम ऑफ अपियरिंग इग्नोरेंट, कि कहीं वो अज्ञानी दिख जाए, कोई गलती उनकी दिख जाए तो उससे बचना है, क्योंकि फिर शेम महसूस होगी, गलत है ये, है ना। गलतियां सीखने का पार्ट है, एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे शेम नहीं होनी चाहिए अगर गलती हो रही है बच्चे से, तो ऐसा कल्चर ना हो कि वहां पे मजाक उड़ाए अगर कोई गलत बता दे रहा है तो। कंपीट विद ईच अदर, ये फालतू की बात है, बच्चे को एक दूसरे से कंपीट करने के बजाय उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपीट करना है या कॉम्पिटिशन करना है खुद से, कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं वो पहले से बेहतर हुआ है या नहीं, दूसरों से बेहतर हुआ है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है। फिर आता है अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये सही है कि जहां ऐसा कल्चर हो जहां सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पे फोकस हो, कि भाई सीखते कैसे हैं, इस प्रोसेस को समझने को अप्रिशिएट किया जाता है और समझने पे फोकस है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है। प्रूव देयर वर्थ टू अदर्स, कि दूसरों को साबित करना है, देखो मैं कितना महारथी हूं, तो फिर आप अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकाल देंगे और भागते रहेंगे एक ऐसी रेस में जो आपकी थी ही नहीं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसको अप्रिशिएट करना, एंजॉय करना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। असर्शन क्या है? मेल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज एंड बुक्स आर ऑफन प्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग एंड एडवेंचरस व्हाइल फीमेल कैरेक्टर्स आर शोन एज वार्म एंड सेंसिटिव, यानी कहानियों में और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। ये बात सही है कि ऐसा होता है, और ये थोड़ा स्टीरियोटिपिकल हो जाता है, वो अपने आप में एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो सेंसिटिव नहीं हैं या फिर वो वार्म नहीं है, है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुरुष वार्म और सेंसिटिव नहीं हो सकते हैं, कि उनको सिर्फ हमेशा एडवेंचरस और स्ट्रॉन्ग रोल में ही दिखाया जाए। हमारे पास मैरी कॉम का भी एग्जाम्पल है, हमारे पास शकुंतला देवी का भी एग्जाम्पल है जो मैथ्स में अच्छी हैं, है ना। हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं महिलाओं के, जो एस्ट्रोनॉट से लेकर के कल्पना चावला का भी एग्जाम्पल है, कर्नम मल्लेश्वरी का भी एग्जाम्पल है जो 130 किलोग्राम तक वजन उठा ले रही हैं, है ना। अरुणिमा सिन्हा का भी एग्जाम्पल है। एडवेंचर में
और स्ट्रांग होने में ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम्पल्स पुरुषों के ही दिए जाएंगे किताब में, इसका मतलब वो फिर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ऐसा जनरली होता है, ऐसे दिखाए जाते हैं, बात सही है। अब इस पे क्वेश्चन होने लगा है तो हर तरह के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। रीजन क्या है इसका? स्कूल्स एंड करिकुलम इन्फ्लुएंस जेंडर रोल आइडेंटिटी एज दे आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। भाई प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक समाजीकरण के समाज में हम लोगों को जेंडर को कैसे देखते हैं ये सब पहले परिवार से सीखते हैं आप, प्राइमरी सोशलाइजेशन फिर स्कूल से खाता है सेकेंडरी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जेंडर रोल आइडेंटिटी जो है वो आपकी इन्फ्लुएंस होगी जो स्कूल और करिकुलम में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक पावरफुल एजेंट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। बात एकदम सही है कि अगर वो किताबों में सिर्फ महिलाओं को कुकिंग करते हुए देख रही हैं लड़कियां, तो उनकी जेंडर आइडेंटिटी वैसी ही बन जाएगी। वो सोचेंगे हाँ लड़कियां तो खाना ही बनाती हैं, वो तो पिंक कलर की ड्रेस ही पहनती हैं। तो ये आपकी मीडिया में जो आपके एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है, जो आपकी न्यूज में दिखाया जा रहा है, जो आपके स्कूल में दिखाया जा रहा है, जो आपकी किताबों में दिखाया जा रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो घर में सिखाया जा रहा है वो तो है ही प्राइमरी, तो ये चीज इन्फ्लुएंस करती है। दोनों बातें सही है नहीं है? बिल्कुल सही है बोथ कि ये चीज इन्फ्लुएंस करेगी अगर जो भी दिखाया जा रहा है, और ऐसा होता है कि ऐसा दिखाया जाता है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं, इसमें हम गलत किसी को कह नहीं सकते। स्टीरियोटाइप ऑप्शन में नहीं है कि उसको स्टीरियोटाइप करने की जरूरत हो, बस एक नजरिया उन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि जी हाँ ऐसा होता है। तो इससे क्या होगा? इससे प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे की जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कैसे फॉर्म हो रही है, क्योंकि सामाजिकरण से ही जुड़ा हुआ है ना जो जेंडर है, कि भाई जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के हिसाब से फिर वो जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। तो अगर सिर्फ लड़कों को जो है ऐसे एडवेंचरस रोल में डाला जाएगा, महिलाओं को सिर्फ केयरिंग और वार्म रोल में डाला जाएगा, तो दिमाग में बच्चे के यही छप जाएगा लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां वो करती हैं, है ना। फिर आप पू पे ही आपका फोकस होगा, ये नहीं आप सोचेंगे कि एडवेंचरस जो है आप बन सकते हैं, क्योंकि किताबों ने या करिकुलम ने दिखाया नहीं। तो ये इन्फ्लुएंस करता है स्कूल जो है आपकी टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स, एक्टिविटीज, हिडन मैसेजेस अबाउट जेंडर रोल्स, है ना। कि अगर क्लास में चर्चा हो रही है और किसी बच्चे के पापा भी साथ में खाना बनाते हैं या बराबर काम करते हैं घर में, तो ये अपने आप में जेंडर आइडेंटिटी चेंज करेगा क्लासरूम में। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है असर्शन चिल्ड्रन हु आर, देख रहे हो आप 8 सवाल हैं असर्शन रीजन के इस बार के पेपर में। चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया हैव ट्रबल इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग दैट मेक्स इट हार्ड टू डिकोड वर्ड्स। यानी जो बच्चे डिसलेक्सिक होते हैं या पठन वैकल्य से जूझ रहे होते हैं, उन बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, यानी ध्वनि को शब्दों के साथ जोड़ के बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, फोनोलॉजिकल दिक्कत है। ये बिल्कुल सही है कि स्ट्रगल करते हैं फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में, यानी वर्ड्स को या लेटर्स को साउंड के साथ रिलेट करने में, कनेक्ट करके बोलने में डिसलेक्सिक बच्चे को दिक्कत होती है, तभी तो रीडिंग में दिक्कत है उसको। बात सही है। रीजन क्या है? ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग एनकरेज्ड इन देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। ये बात भी सही है कि सारे बच्चों को बेनिफिट होता है जब उनको उनके इंटरेस्ट एरिया में क्या मिलता है? एनकरेजमेंट मिलता है। यानी एक बच्चा जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, दूसरा बच्चा जो संगीत में जाना चाहता है, तीसरा बच्चा जिसको एस्ट्रोनॉट बनना है तो वो साइंस पढ़ रहा है। तो बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग अगर उनको एनकरेज, प्रोत्साहन किया जाए तो वो बेहतर करने की क्षमता रखते हैं सभी बच्चों, सभी बच्चे। हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशल है, उसकी रुचि है, कुछ एप्टीट्यूड है, तो वो आपको ढूंढना है कि किसमें क्या है। ठीक, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। लेकिन क्या ये बात इस बात के लिए सही है? ये चल कुछ रहा था, हो कुछ रहा है। तो देखो इसका अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली सही नहीं बैठती कि ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात हो रही थी डिसलेक्सिक बच्चे जो हैं वो फोनोलॉजिकली प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, उनको वर्ड डिकोड करने में दिक्कत होती है। यहां बात डिसलेक्सिक बच्चों की चली नहीं रही, यहां बात चल रही है कि सारे बच्चों को बेनिफिट होगा यदि उनको एनकरेज किया जाए उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के आधार पे। अब इसका ऑफिशियल आंसर जो है आंसर की के अकॉर्डिंग सीबीएसई के, वो ये है कि बोथ आर करेक्ट, जिसका एक एक्सप्लेनेशन मैं और आप चाहें तो पेडागोजी में, क्योंकि 2 + 2 4 नहीं होते, आप कैसे भी समझ सकते हैं किसी भी चीज को, तो ये हो सकता है कि हाँ ये कह रहे हैं कि डिसलेक्सिक बच्चों की भी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अगर उनको प्रोत्साहन मिले तो वो भी बेहतर करेंगे। बट ये बहुत ही फार फेच्ड आइडिया है। आई मीन ये एक ऐसी बात है जो हमने खुद से बनाई है। लॉजिकली अगर आप जाएंगे तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड नहीं है, दोनों सही हैं। डायरेक्टली कोई रिलेशन बन नहीं रहा। अब सीबीएसई बनाना चाहे तो वो एक अलग बात है, बेशक इसका ऑफिशियल आंसर सेकंड है, बट हम फर्स्ट के साथ ही जाएंगे, वही ज्यादा लॉजिकल है। दोबारा रिपीट नहीं होगी सेम सिचुएशन, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं ऐसा, और वो भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। तो अगर आप, ये आपके अपने ऊपर है कि आपको रिस्क लेना है तो आप इसके साथ जाएं, बट ये बनता नहीं है। ऑप्शन इसका यही सही बनना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। 7 सवाल और हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर्स इन दी सोशलाइजेशन प्रोसेस? सामाजिकरण की प्रक्रिया में
दोस्तों की या पीयर्स की, पीयर्स का मतलब आपकी उम्र के लोग, अब वो आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपकी बुआ फूफा मामा के बच्चे हो सकते हैं, यानी जो लगभग आपकी सेम उम्र के हो, पीयर्स। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षों की क्या भूमिका होती है? सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब चीजें प्रभावित होती हैं, यानी आप समाज के एक एक्टिव मेंबर बनते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो दोस्त हैं आपके, वो क्या भूमिका निभाते हैं? अहम भूमिका निभाते हैं। आपको एक व्यक्ति को जानना है, उसके 5 दोस्तों को उठा लीजिए, आइडिया लग जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बट इन जनरल ये बात कही जाती है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद, कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं, औसत हैं, जिन 5 लोगों के अराउंड आप रहते हैं। तो मतलब आप जैसे हैं वैसे आप दोस्त बनाते हैं, कुल मिला के बात ये है। कई बार विपरीत बना लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मन लगा रहे, बट सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो समकक्षों की भूमिका है पीयर्स की, कि पापा मेरे दोस्त ने बाइक लिया, मुझे भी चाहिए, उसने फलानी चीज की है, दोस्त चांद पे जा रहा है, मैं भी जाऊंगा, दोस्त कुएं में कूदेगा, समझ गए ना आप, बचपन में आपको कहा जाता था। तो कुल मिला के प्रभाव पड़ता है। पीयर्स हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस, नहीं भाई बहुत इन्फ्लुएंस होता है पीयर्स का। पीयर्स हैव अ माइनर इन्फ्लुएंस, नॉट एट ऑल। पीयर्स आर दी प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। पीयर्स हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस, प्राइमरी नहीं कहेंगे क्योंकि फैमिली है वो। पीयर्स हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस देन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। जो ये पीयर्स का ज्यादा महत्व है वो टीनेज में बहुत ज्यादा हो जाता है, कि वो बाइक ले रहा है, वो कॉमर्स ले रहा है, वो कॉलेज में जा रहा है या जा रही है, तो मैं भी उसी में जाऊंगी। तो दोस्त फैमिली को भी कई बार सरपास कर जाते हैं कि वो इतना इन्फ्लुएंस होता है पीयर्स का। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में अगर आप देखेंगे तो हद से हद टीचर्स हो गए, स्पेशली पेरेंट्स का वहां ज्यादा रोल है ना। अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 से 6 वर्ष, और ये जो आपका एडोलेसेंस है वो 12 से 18। तो ये बात ज्यादा सही है, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट? लर्निंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट? तो लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज दैट मेक सेंस टू देम, बिल्कुल सही बात है। जहां बच्चा एक्टिव है वो सही है, वो गलत नहीं होता, ठीक है ना। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है, सही बात है। जो मीनिंगफुल होगा, जो आपके लिए सेंस बनाएगा, जो आपके जीवन से जुड़ेगा, बच्चा उसको याद रखेगा, समझेगा, जानना चाहेगा। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। जो आप आज जानते हैं उसी पे तो इमारत बनेगी। इमारत बोले तो नींव जो है उसी पे तो इमारत बनेगी, यानी ओल्ड न्यू नॉलेज या प्रेजेंट नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट किया जाना चाहिए। ये भी सही है कि नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग, देखिए सोशल इंटरेक्शन कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनता, ये हेल्पफुल होता है लर्निंग में। ऐसा वाइगॉत्स्की भी कहते हैं कि जब आप 4 लोगों में बात करते हैं, ग्रुप में कोई काम करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, टॉलरेंस सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, तो सामाजिक संपर्क जो है या सामाजिक अंतःक्रिया वो सीखने में बाधा डालती है। ये कहना गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट पूछा था। द मोस्ट मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन रियल वर्ल्ड टास्क, ये बात सही है कि सबसे ज्यादा सार्थक जो अधिगम होगा वो तब होगा जब आप रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ से जोड़ देंगे लर्निंग को, तो वो मीनिंगफुल हो जाएगी। आपके लिए मीनिंगफुल क्या है? जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो एग्जांपल्स जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं वो आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड। कंस्ट्रक्टिविस्ट जहां आ जाए मतलब बच्चा एक्टिव है, प्याजे और वाइगॉत्स्की और ब्रूनर की बात हो रही है, तो देख लो आप, बच्चा जहां एक्टिव सबसे ज्यादा वो ऑप्शन सही है। एक्टिविटीज आर इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव, बच्चा एक्टिव है, सही है। कंटेंट इज डिसकनेक्टेड, नहीं भाई, कनेक्टेड पढ़ाना है, डिसकनेक्टेड नहीं। पेडागोजी एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर या प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज कनेक्टेड होनी चाहिए, पृथक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। पेडागोजी इज टीचर सेंट्रिक, नहीं भाई साहब, पेडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। टास्क्स आर इनकोहेरेंट, अभी बताया था, कोहेरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए, इनकोहेरेंट नहीं होने चाहिए, है ना। अच्छा खासा कोहेरेंट जैसे कंप्लीट होता है पॉजिटिव, इन लगते ही वो नेगेटिव बन गया शब्द। तो एक ही ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है कि इंटरेक्टिव हो, एक्टिविटीज जो गतिविधियां हो रही हैं, और कोलैबोरेटिव हो, बच्चे एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीख रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन क्या है? दो हाइट एंड बॉडी बिल्ड आर primarily inherited characteristics, good nutrition and exercise also make a difference। कि हालांकि हम जानते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, कि जो हाइट है आपकी, जो लंबाई है और शारीरिक बनावट है, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो मुख्य रूप से विरासत में मिलता है, या आपके इनहेरिटेड है, यानी आपकी जेनेटिक्स से, आपके माता पिता से प्रभावित होता है, आपका बॉडी टाइप, आपकी हाइट, आपका शेप, आपका साइज, बहुत सारी चीजें। लेकिन अच्छे यानी आपकी शारीरिक बनावट और आपकी लंबाई जो है वो आपके माता पिता से प्रभावित होती है, आपका ब्लड ग्रुप, ये सब हेरिडिटी से प्रभावित चीजें हैं। लेकिन अच्छा पोषण और व्यायाम से इनमें फर्क पड़ता है। भाई आपको हेरिडिटी से बड़ी अच्छी हाइट मिली थी, लेकिन आप ठीक से ना आपने व्यायाम किया, ना पोषण लिया,
तो आप हो सकता है माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएं, जितनी हाइट बढ़ सकती थी आपके जेनेटिक मेकअप में थी उतनी बढ़ी ही नहीं, ये भी पॉसिबल है ना। इसीलिए हम देखते हैं एवरेज हाइट ऑफ अमेरिकन डिफरेंट है, हमारी अलग है, क्योंकि उसमें बहुत हद तक बहुत लंबे समय तक जब एनवायरमेंट एक जैसा रहता है, या अगर पोषण प्रॉपर नहीं है, या जेनेटिक्स का भी फिर उसमें रोल आ जाता है। तो ऐसा नहीं ना कि सिर्फ हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंटरेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट का एक प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये दोनों बातें सही हैं और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किया जाना चाहिए, कैसे अडेप्ट करें, यानी चेंजेस कैसे लाए जाने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी हर तरह का बच्चा है, एक बच्चा जो देख नहीं सकता वो भी होगा, एक आपका टैलेंटेड क्रिएटिव गिफ्टेड बच्चा भी होगा, एक लो आईक्यू बच्चा भी हो सकता है, एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसको ऑटिज्म हो या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो। तो हर तरह के बच्चों को आप कैसे केटर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है लर्निंग गोल्स शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स। अडेप्टेशन अगर आपको लाना है, हाँ, अधिगम के लक्ष्य यानी लर्निंग गोल्स बनाए जाने चाहिए अलग अलग तरह के बच्चों के लिए, उनकी नीड उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज आपको अलग अलग अपनानी है, ये बात भी सही है। प्रोविजनिंग ऑफ सपोर्ट यानी बच्चे को जहां जरूरत हो सहायता, अगर स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है, ईवीजीसी की जरूरत है, जिसकी भी जरूरत है आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड कराना है स्कूल में, है ना। कि एक बच्चा है जो भाई 4th फ्लोर पे नहीं जा सकता चल के, तो रैंप हो स्कूल में, कम से कम उसकी व्हीलचेयर वहां तक पहुंच पाए। असेसमेंट, आकलन भी ठीक चीज है। तो ABCD 4th ऑप्शन, ये चारों ही पॉजिटिव बातें हैं समावेशी शिक्षा की जब बात आती है कि ये सब अडेप्टेशन में अगर ये सब चीजें चेंजेस हम लाएंगे तो हर तरह का बच्चा सीख पाएगा एक छत के नीचे, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती भी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इंपेयरमेंट। देखिए सेंसरी इंपेयरमेंट 5 सेंसेस होते हैं आपके, वो 5 सेंसेस के अलावा कौन सा एक इंपेयरमेंट है या बाधिता है या अक्षमता है जो आपको ढूंढना है। तो विजुअल अगर किसी को दिक्कत है या कलर ब्लाइंडनेस है तो ये 5 सेंसेस में से एक सेंसेस है, विजुअल सेंस हो गया आपका, है ना। दूसरा क्या है, डिस्ग्रेफिया है। डिस्ग्रेफिया होता है राइटिंग डिसऑर्डर, और ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये डिस्ग्रेफिया। ऐसा नहीं है कि बच्चे के देखने में या हाथ में या किसी सेंस में प्रॉब्लम है, ये न्यूरली उसका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है या वायरिंग है वो उस तरह की है। तो ये सेंसेस की दिक्कत नहीं है, ये आपके 5 सेंसेस की दिक्कत नहीं है। लेखन वैकल्य, श्रवण में कठिनाई, तो ये तो आपका सेंस, देखिए ये आपका विजुअल सेंस हो गया, ये आपका ऑडिटरी सेंस जिसको कहते हैं, सुनने में दिक्कत, 5 सेंसेस में से एक है। दृष्टि की आंशिक हानि यानी पार्शियल लॉस ऑफ विजन है, ये भी आपका विजुअल है। तो वो जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, यानी सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, है ना, ये आपके 5 सेंसेस, आईज, टंग, बचपन में पढ़ाई है ना आपने, ईयर, स्मेल, टेस्ट, ये सब जो मिलके टच एंड फील, ये 5 सेंसेस के अलावा जो है तो वो डिस्ग्रेफिया है, जो सेंसरी इंपेयरमेंट में नहीं आएगा, ये अपने आप में लर्निंग डिफिकल्टीज में आता है, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसको डिस्ग्रेफिया डिसलेक्सिया है उसके IQ में कमी होगी, नॉट नेसेसरीली। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, NEP का एक क्वेश्चन आ गया है बहुत दिनों बाद इस बार के पेपर में, आसान सा क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट बाय, आकलन में क्या बदलाव करने की बात की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। बिल्कुल आसान लड्डू क्वेश्चन, आपको स्टैंडर्ड से फॉर्मेटिव की तरफ ले जाना है जहां बच्चा एक्टिव हो। डीवैल्यूइंग सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अवमूल्यन कर दो उसका, यानी जिस समाज जिस संस्कृति से वो आ रहा है उसको नीचा दिखा दो, नहीं। एग्जीक्यूटिंग समेटिव फॉर्म ऑफ असेसमेंट, नहीं, ऐसे से FA की तरफ ले जाना है, फॉर्मेटिव की तरफ, उल्टा नहीं करना। योगात्मक से किसकी तरफ ले जाना है, रचनात्मक की तरफ, ये कह रहे हैं योगात्मक की तरफ ले जाओ, सॉरी। थर्ड ऑप्शन है इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये बात एकदम सही है, 360 डिग्री आकलन की बात हुई है, जिसमें सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट, ये तीनों का असेसमेंट आएगा। स्व आकलन यानी बच्चा अपने आप को रेट करे, भाई आउट ऑफ 10 कितने नंबर दोगे, खुद को जो काम आपने किया है, आपके सहकर्मी, आपके दोस्त आपको रैंक करें या रेट करें, वो आपकी कॉपी चेक करें, आप उनकी कॉपी चेक करें, फिर आपका टीचर आपको असेस करे। तो ये 360 डिग्री आकलन है, जिसमें सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब आपके क्लासमेट्स या आपके यार दोस्त। यूनिटरी नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, कि बुद्धि तो एकात्मक होती है,
ये नहीं भाई, मल्टीपल इंटेलिजेंस को मानना है, यूनिटरी को नहीं कि IQ बेस्ड आप मान रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि या तो कोई बुद्धिमान है या तो बिल्कुल नहीं है। भाई किसी और क्षेत्र में बुद्धिमान होगा, यूनिटरी नहीं। यूनिटरी वर्ड ही अपने आप में यहाँ बहुत सही नहीं, क्योंकि ये सिंगल टाइप की बात करेगा, जबकि आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करनी है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। तो बच्चे को सेंटर में रख लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने एनईपी नहीं भी पढ़ी होती तो यहाँ पे 360 डिग्री असेसमेंट की आकलन की बात हुई है आपकी एनईपी में, वो क्या है? 360 डिग्री आकलन। ठीक है, टीचर असेसमेंट यानी टीचर आपका आकलन करे, पीयर असेसमेंट यानी आपके साथी समूह वो आप आकलन करें, आप उनका आकलन करें, और सेल्फ असेसमेंट आप खुद का आकलन करें, आप खुद को कितने नंबर या कितना आंकते हैं किसी एक स्किल में। तो ये 360 डिग्री हो गया, इसको एनईपी प्रमोट करती है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज आर टीचर डिसाइडेड टू गिव हिंट्स एंड क्यूज देने का डिसाइड किया एक टीचर ने, जब वो वाइगोत्स्की की थियोरी को फॉलो करते हैं और वाइगोत्स्की कह रहे हैं हिंट देने चाहिए जहां बच्चा अटके, यानी स्कैफोल्डिंग दो टू द स्टूडेंट्स हु वर स्टक ऑन अ गिवन प्रॉब्लम एंड लेट द स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम अगेन। जहां बच्चे अटक रहे हैं उनको हिंट दो, क्यूज दो और खुद से कहो कि दोबारा से सॉल्व करो हिंट मिलने के बाद। बाय डूइंग सो द टीचर इज प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमुलेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं वाइगोत्स्की का। कलेक्टिव मोनोलॉग की बात भी प्याजे करते हैं, एसिमुलेशन की बात भी प्याजे करते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग कभी और बात करेंगे। कलेक्टिव मोनोलॉग बेसिकली होता है कि जब आप प्रेयर में 2 एकम 2 2 दूनी 4 या हम होंगे कामयाब गा रहे हो, तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा लेकिन सब बोल रहे हैं क्लास में। ऐसा होता है ना, क्लास में सब बोल रहे होते हैं, जब आप क्लास के अंदर एज अ टीचर एंट्री करते हैं सब बोल रहे हैं, कोई किसी से बोल रहा हो नहीं बोल रहा हो, एक ऐसी कलेक्टिव आवाज है, सब अपना आप अपना ही बोल रहे हैं कुछ। फंक्शनल फिक्सनेस तो ये खराब तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंड्रेंस बनता है। स्कैफोल्डिंग है ये, हिंट देना या टेम्पररी हेल्प देना जहां बच्चा अटके, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए ये बताना। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को बता देना कि जो है लेट्स लर्न पे जो है हम लोग एक्टिव हो गए, या कोशिश तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट जितने सेशन हो पाए मंडे टू फ्राइडे में, है ना, और उतने ले लें सेशन। ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल पे, अच्छा यूपी टेट के लिए आप कुछ सेशन की डिमांड कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीक में जो कमिंग वीक है मंडे मिलेंगे अब हम लोग, तो पूरी कोशिश करूंगी कि यूपी टेट का एक सेशन में ले पाऊँ जिसमें हम कुछ अच्छे सवाल सॉल्व करें। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताओगे। नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, पुरानी चीज़ें रिवाइज होंगी, और अभी ये जस्ट शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है ना। और अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ने के इच्छुक हैं तो करियर लैब पे आप आ जाइएगा बैच में, वहाँ चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा, यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे जितनी हो पाएगी या जो भी एक्स्ट्रा में कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन मंडे 9 बजे रात को। मैं खुद करूँगी कोशिश कि 9 बजे आ पाऊँ, आज भी 9:30 शुरू हुई।